हेलो स्टूडेंट्स, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में हम लोगों ने मोल निकालना सीख लिया था और उसके बाद आज हम लोग एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी ये पढ़ेंगे। तो कॉन्सेप्ट ऑफ डेंसिटी में सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि डेंसिटी क्या होती है। तो डेंसिटी, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक क्यूब है, ये कोई क्यूबिकल ऑब्जेक्ट है बेटा, और आपको पता है कि क्यूब की जो साइड होती हैं ए, बी और सी, तो अगर ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी है तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्यूब बोल सकते हैं। ठीक है। अब सपोज करिए कि ये जो क्यूब है इसके एक साइड की वैल्यू 10 सेंटीमीटर है और ओवरऑल इस क्यूब का जो मास है, सपोज करिए कि ये 5 केजी है, तो आपको इसकी डेंसिटी निकालनी है। तो डेंसिटी का जो फार्मूला बनता है वो होता है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट की जो डेंसिटी होती है उस ऑब्जेक्ट का मास और उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। आपने मास रखा 5 केजी और क्यूब है, तो क्यूब की वॉल्यूम हम कैलकुलेट करते हैं A इंटू बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा 5। इसको हम ग्राम में बदल लें तो 10 टू द पावर 3 और 10 इंटू 10 इंटू 10, 10 के पावर 3, ये ऊपर हो गया ग्राम और नीचे सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो इसको बोलते हैं सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ जाएगा 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ये हो गया आंसर। ठीक है। तो ये तो डेंसिटी का फार्मूला है और ऐसे कैलकुलेट करते हैं। डिफाइन कैसे करते हैं, तो देखो हमने क्या निकाला है बेटा, डेंसिटी में मास, ये क्या है, मास है, और ये वॉल्यूम से हमने डिवाइड किया तो मतलब यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम पे हमने निकाला है। तो अब आप डिफाइन करेंगे कि डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। किसी भी ऑब्जेक्ट के पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होता है वही डेंसिटी कहलाती है। ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होगी बेटा, अगर मास आपने लिया है केजी में और वॉल्यूम लिया है मीटर क्यूब में, तो डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी केजी पर मीटर क्यूब, और यही इसकी एम के एस सिस्टम में यूनिट होती है। ठीक है, या एसआई सिस्टम में ये उसकी यूनिट होती है। ठीक है। अगर इसको हम सीजीएस में लिखना चाहें, सीजीएस में, तो ये सीजीएस की यूनिट है, ये हो जाता है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। कहीं कहीं आपको यही ग्राम पर एमएल भी लिखा होगा। ठीक है। तो ये हो गया डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो सिंपली मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं। तो डेंसिटी का फार्मूला
इसको रिप्रेजेंट करेंगे d से, तो d क्या होगा, ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल हमने एक क्यूबिकल ब्लॉक लिया जिसके साइड की लेंथ कितनी है 10 सेंटीमीटर और इसका मास है 5 kg, तो इसका आपको डेंसिटी बताना है। तो मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, क्यूब है तो साइड इंटू साइड, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 के पावर 3 हो जाएगा। केजी को आपने बदल लिया ग्राम में, सॉल्व किया तो ये आ गया 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी हो गई। कहने का मतलब कि आपको किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालनी है तो उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम, तो ये आ जाएगा डेंसिटी। और डेंसिटी की यूनिट जनरली यही दोनों यूनिट हम लोग यूज करते हैं, केजी पर मीटर क्यूब या ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलो अब ये जो डेंसिटी है ये दो तरह की होती है। डेंसिटी दो तरह की होती है, कौन कौन से तरह हैं वो हम लोग देख लें जरा। डेंसिटी of an object are of two type। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वॉट एवर इट इज सॉलिड, लिक्विड या गैस, कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसकी दो तरह की डेंसिटी होती है। पहली वाली डेंसिटी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, and second type of density is known as relative density। relative density, और एक एक को अब हमको देखना है कि एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या होती है और रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। तो पहला हम लोग शुरू करते हैं एब्सोल्यूट डेंसिटी, कि किसी भी ऑब्जेक्ट की एब्सोल्यूट क्या होता है। एब्सोल्यूट का मतलब होता है बेटा कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट है तो उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए हमको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का हेल्प लेना नहीं पड़ा है, उसमें किसी रिलेटिव चीज़ से हमने कंपेयर नहीं किया है। ठीक है, तो सिंपली एब्सोल्यूट डेंसिटी जो होती है ये डेंसिटी ही होती है, और एब्सोल्यूट डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज सिंपली इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक्चुअल में जो हम लोग सिंपल टर्म में डेंसिटी बोलते हैं वो एब्सोल्यूट डेंसिटी ही होती है, और एब्सोल्यूट डेंसिटी सिंपली क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। जैसे किसी भी ऑब्जेक्ट का आपको एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना है तो आप क्या कर दो, उस ऑब्जेक्ट का मास डिवाइडेड बाय उसका वॉल्यूम कर दो, तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी हो जाएगी। अब अभी आपने क्वेश्चन लिया था, एक क्यूब लिया था जिसकी साइड आपने 10 सेंटीमीटर ली थी और मास 5 kg लिया था, तो जो डेंसिटी निकाला था ना वो एक्चुअल में एब्सोल्यूट डेंसिटी ही था। क्यों? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी निकालने में आपने किसी दूसरे ऑब्जेक्ट का हेल्प नहीं लिया। ठीक है, तो ये हो गया एब्सोल्यूट डेंसिटी। इसकी यूनिट सेम है कि केजी पर मीटर क्यूब, या दूसरी यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, जैसे हम लोग वाटर की बात करें तो वाटर की जो डेंसिटी होती है वो होती है केजी में ले तो 10 टू द पावर 3 केजी पर मीटर क्यूब, या ग्राम में लेंगे तो 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब या सीसी बोलते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। सिमिलरली आपने मरकरी सुना होगा Hg, तो इसकी अगर डेंसिटी लें
तो ये होता है 13.6 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, या अगर ग्राम में आपको रखना है तो 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट डेंसिटी है। इस डेंसिटी को बताने में हमने किसी अदर ऑब्जेक्ट का हेल्प नहीं लिया है। ठीक है, तो सिंपली एब्सोल्यूट डेंसिटी क्या है? इट इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। फार्मूला क्या हो जाएगा? मास, जिस भी ऑब्जेक्ट का एब्सोल्यूट डेंसिटी निकालना है उसका मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। यूनिट, अगर मास आपने केजी में रखा, वॉल्यूम मीटर में रखा, मीटर क्यूब में रखा, तो यूनिट हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। अगर मास आपने ग्राम में रखा, वॉल्यूम सेंटीमीटर में रखा, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। एग्जाम्पल के लिए हमने आपके दो एग्जाम्पल लिए। एक लिया वाटर। ये याद रखना है आपको कि वाटर की डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब में 10⁻³ होता है और ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में 1 होता है। इसका मतलब भी समझ लो कि अगर आपने एक क्यूबिकल टैंक लिया, एक क्यूबिकल टैंक लिया है जिसकी साइड 1 मीटर है, ये भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है, तो इस क्यूबिकल टैंक के अंदर जो वाटर होगा, जो वाटर आप फिल्ड करेंगे उसका मास होगा 10⁻³ kg, मतलब 1000 kg। ठीक है, या अगर आपने एक ऐसा क्यूबिकल बर्तन लिया है जिसका वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब है और इसमें वाटर फिल्ड किया, तो अगर आपने इसको पूरी तरह से फिल्ड कर दिया तो इसमें जो वाटर होगा उसका वेट होगा 1 ग्राम। ठीक है, तो ये तो हो गया एब्सोल्यूट डेंसिटी। नाउ इसके बाद हम लोग बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी की। रिलेटिव डेंसिटी, नाम से ही पता चल रहा होगा आपको कि रिलेटिव है, मतलब ये किसी के रिस्पेक्ट में बताया जाएगा। ठीक है, देखिए रिलेटिव डेंसिटी। सेकेंड इज रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी क्या है बेटा? RD, रिलेटिव डेंसिटी। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट का नाम दिया हमने 1, इसका मास है m1 और वॉल्यूम है v1, तो इसका डेंसिटी हो जाएगा d1 m1/v1। सिमिलरली एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, सेकेंड, जिसका मास क्या है m2, वॉल्यूम क्या है v2, तो इसका डेंसिटी d2 हो जाएगा m2/v2। ठीक है, अब आप कह रहे हैं कि डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, या आप कहें कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड। तो जो रिलेटिव डेंसिटी होती है हमेशा ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में बताई जाती है। और कैसे बताते हैं? तो रिलेटिव डेंसिटी होता है जिसका डेंसिटी बताना है, रिलेटिव डेंसिटी जिसका बताना है उसकी डेंसिटी ऊपर रखते हैं। तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और जिसके रिस्पेक्ट में बताना है उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देते हैं, डेंसिटी ऑफ अदर ऑब्जेक्ट, अदर ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे हम कहें कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ
फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड, तो ये हो जाएगा d1 अपॉन d2। ठीक है, तो दिस इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये भी डेंसिटी है बेटा, ये भी डेंसिटी है, तो रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी, तो ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी है, रिलेटिव डेंसिटी की कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, अब हमारे साथ दिक्कत ये है कि अगर हम लोग किसी ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी की बात कर रहे हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ भी रख सकते हैं, बट ऐसे तो हम एक जनरलाइज नहीं कर पाते, तो फिर हमको ये नीचे वाला ऑब्जेक्ट को ही फिक्स करना पड़ेगा कि हम लोग किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। तो फिक्स करते समय फिर हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि आप रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड की बताने जा रहे हैं या लिक्विड की बताने जा रहे हैं या गैस की बताने जा रहे हैं। तो फिर रिलेटिव डेंसिटी में हमको फिर से दो बार पढ़ना पड़ेगा, दो अलग अलग कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, और वो है पहला है उसमें रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड एंड लिक्विड, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। तो किसी सॉलिड या लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी जो होगी वो होगी उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी जिसका आप निकालने जा रहे हैं, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, और अगर आपने ये सेकेंड ऑब्जेक्ट फिक्स किया इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड, जो रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करते हैं ये होती है विद रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो सॉलिड और लिक्विड का जो अब रिलेटिव डेंसिटी आज से आप बताएंगे या किसी क्वेश्चन में सुनेंगे तो उसका मतलब ये आप निकालेंगे कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही क्यों लेते हैं बेटा? क्योंकि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे जो डेंसिटी ऑफ वाटर होता है ये मैक्सिमम होता है। आप 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम टेम्परेचर पे जाएंगे तो भी वाटर की डेंसिटी कम होगी, और 4 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा टेम्परेचर पे जाएंगे तो भी वाटर की डेंसिटी कम होती है। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम होती है। ठीक है, कम पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम पे डेंसिटी क्यों कम हो जाती है? क्योंकि आइस कन्वर्ट होने लगता है धीरे धीरे, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने लगती है तो वो कन्वर्ट होने लगता है आइस में, और ज़्यादा में आप एनर्जी देते हैं, टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल की बढ़ेगी, मॉलिक्यूल दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो मास पर यूनिट वॉल्यूम यानी कि डेंसिटी कम होगी। ठीक है, और जो वाटर की डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है वो होता है 1 ग्राम पर ml या 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। तो अब किसी भी सॉलिड या लिक्विड ऑब्जेक्ट की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर है 4 डिग्री सेंटीग्रेड, और डेंसिटी ऑफ वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड कितना होता है 1 ग्राम पर ml। ठीक है,
तो 1 से आप किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं तो वही आता है। बस यहाँ पे क्या होगा कि जो रिलेटिव डेंसिटी होगी, ऊपर भी डेंसिटी की यूनिट होगी, नीचे भी डेंसिटी की यूनिट हो जाएगी, तो ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा जो भी नंबर होगा x। अब इसकी कोई यूनिट नहीं होगी। ठीक है, बोलो। तो सॉलिड और लिक्विड की रिलेटिव डेंसिटी आप ऐसे निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि मरकरी की Hg की डेंसिटी कितनी थी बेटा? 13.6 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हमको रिलेटिव डेंसिटी मरकरी की निकालनी है तो कितना करेंगे? 13.6 ग्राम पर ml और इसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि होता है 1 ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 13.6 और इसकी कोई यूनिट नहीं है। तो आप क्या समझे कि जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो डेंसिटी के बराबर ही होगी। दोनों में फर्क सिर्फ इतना होगा कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होगी और एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट होगी। क्लियर है? मतलब रिलेटिव डेंसिटी और डेंसिटी मैग्नीट्यूड में सेम होंगे। फर्क क्या होगा कि रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट नहीं होगी और एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट होगी। क्लियर है? तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी। ठीक है बेटा। और इसे रिलेटिव डेंसिटी को हम लोग एक स्पेसिफिक नाम देते हैं, एक स्पेशल नाम देते हैं। कब? जब जो सेकेंड सब्सटेंस है वो वाटर लिया गया है तो इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। स्पेसिफिक ग्रेविटी। तो आज से रिलेटिव डेंसिटी सॉलिड और लिक्विड का मतलब कि जिसका निकालना है उसका डेंसिटी डिवाइडेड बाय जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है, और जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है उसको आपने फिक्स कर दिया, वाटर ले लिया, तो अब वो रिलेटिव डेंसिटी ना होके क्या कहलाएगा? स्पेसिफिक ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है? और स्पेसिफिक ग्रेविटी और एब्सोल्यूट डेंसिटी में सिर्फ यूनिट का फर्क होता है। रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी होती है, वेयर एज एब्सोल्यूट डेंसिटी की यूनिट होती है। अगर आपने मास को केजी में और वॉल्यूम को मीटर में लिया है, मीटर क्यूब में लिया है, तो वो हो जाएगा केजी पर मीटर क्यूब। और अगर मास को आपने ग्राम में लिया है, वॉल्यूम को सेंटीमीटर क्यूब में लिया है, तो यूनिट हो जाएगी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है? तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सॉलिड एंड गैस। सिंपल सा है कि रिलेटिव डेंसिटी हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, तो जिसका निकालना है उस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो ये सिंपल सा डिफिनीशन है रिलेटिव डेंसिटी की। अब इसको स्पेसिफिक करने के लिए जो सेकेंड ऑब्जेक्ट लिया जाता है वो वाटर ले लेते हैं, और जब वाटर ले लेते हैं तो इसका नाम हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ठीक है? तो आपको क्वेश्चन में ये ध्यान रखना है कि कभी आपसे रिलेटिव डेंसिटी पूछा जा रहा है तो आपको जिस ऑब्जेक्ट का पूछा जा रहा है उसका डेंसिटी ऊपर रखना है, और जिसके रिस्पेक्ट में पूछा जा रहा है उसकी डेंसिटी से डिवाइड कर देना है। अगर क्वेश्चन में सेकेंड ऑब्जेक्ट दिया है तो, अगर नहीं दिया है तो आप सेकेंड ऑब्जेक्ट वाटर कंसीडर करेंगे, और उस केस में वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब होता है तो रिलेटिव डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे और उस केस में रिलेटिव डेंसिटी का नाम हो जाता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। क्लियर है बेटा। और ये कॉन्सेप्ट सॉलिड और लिक्विड दोनों पे एप्लीकेबल होता है, ये गैस पे एप्लीकेबल नहीं होता। ठीक है। अब अगर हमको गैसियस स्पीसीज का किसी गैस की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे? तो बेटा डेंसिटी में हम लोग मास ले रहे हैं और वॉल्यूम ले रहे हैं। मास तो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, लेकिन वॉल्यूम जो है वो टेम्परेचर और प्रेशर पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे जब गैस की डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी की बात करेंगे तो हमेशा टेम्परेचर और प्रेशर को कंसीडर करेंगे। जैसे आपको लिखना है रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। तो सिंपल अगर किसी गैस की डेंसिटी निकालनी है तो उस गैस का मास ले लेंगे और उसका वॉल्यूम लेंगे और ये वॉल्यूम के लिए हमको टेम्परेचर एंड प्रेशर बताना पड़ेगा, क्योंकि जैसे आपने टेम्परेचर और प्रेशर को चेंज कर दिया वॉल्यूम चेंज हो जाएगा तो डेंसिटी भी चेंज हो जाएगी। ठीक है। तो कहने का मतलब कि सॉलिड और लिक्विड के केस में डेंसिटी निकालते समय हम लोग टेम्परेचर और प्रेशर की बात बहुत स्पेसिफिक नहीं किए थे, लेकिन गैसियस के केस में आपको प्रेशर और टेम्परेचर की भी बात करनी पड़ेगी। खैर, अब आते हैं रिलेटिव डेंसिटी पे। तो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब ही हुआ कि हमें अब जो डेंसिटी बतानी है वो विथ रिस्पेक्ट अदर सब्सटेंस बताना है। तो किसी भी गैस की जो रिलेटिव डेंसिटी होगी वो उस गैस की डेंसिटी ऑफ गैस, और गैस है तो आप एट टेम्परेचर और प्रेशर बताना पड़ेगा। तो कोई भी टेम्परेचर प्रेशर ले लो, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे जिस गैस के रिस्पेक्ट में आपको डेंसिटी बतानी है उस गैस की डेंसिटी। तो डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, और अब ध्यान रखेंगे एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। पहले गैस का हम टेम्परेचर और प्रेशर कुछ भी रख सकते हैं, वो हमारी मर्जी है कि हम किस टेम्परेचर और प्रेशर पे डेंसिटी निकालने जा रहे हैं। लेकिन जो सेकेंड गैस की डेंसिटी रखी जाएगी उसमें हमारी मर्जी नहीं चलेगी, उसका टेम्परेचर और प्रेशर पहली वाली गैस के जैसा या उसी के सिमिलर या उसी के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो सिंपली क्या हो गया, रिलेटिव डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ ए गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो ये हो जाएगा रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस। अब फिर वही बात आएगी कि हमारे पास अगर आपको क्वेश्चन में कोई स्पेसिफिक गैस दी गई है और उसके रिस्पेक्ट में बताना है तो उस गैस की डेंसिटी आप रख देंगे। बट इन जनरल ये जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो दूसरी वाली गैस हम फिक्स करके चलते हैं और वो होती है हाइड्रोजन। और जब सेकेंड गैस हाइड्रोजन हो जाती है तो अब उसको रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस ना बोल के वेपर डेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेपर डेंसिटी। तो किसी गैस की वेपर डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर
एंड प्रेशर और डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, इसको बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ठीक है, फिर से हम शुरू से एक बार शुरू करते हैं कि वेपर डेंसिटी यही हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको समझ लेना है कि वेपर डेंसिटी रिलेटिव डेंसिटी है किसी गैस की, और रिलेटिव डेंसिटी में जो दूसरी गैस ली जाएगी वो हाइड्रोजन गैस ली जाएगी ऑन द सेम कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो एक बार फिर से कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस होगा, जिस भी गैस की निकालनी है उसकी डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, फर्स्ट गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी टेम्परेचर और प्रेशर पे ले सकते हो, और दूसरी गैस जो होगी वो पहली वाली गैस के सेम टेम्परेचर और प्रेशर के बराबर होगी। तो डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब आपने कहा कि जो सेकेंड गैस है इसको आपने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन गैस ले लिया, तो अब रिलेटिव डेंसिटी का नाम हो जाएगा वेपर डेंसिटी, और ये क्या होगा, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी ऑफ गैस या वेपर डेंसिटी ऑफ गैस। ठीक है, तो वेपर डेंसिटी आपको समझ के रखना है, ये गैस के केस में एप्लीकेबल होता है, सिर्फ गैस के केस में ही एप्लीकेबल होगा, या ऐसे सब्सटेंस के केस में भी एप्लीकेबल आप कर सकते हैं जो वोलाटाइल होते हैं, जिनकी वेपर बनती है, क्योंकि वेपर भी गैस है। और कैसे निकालते हैं, जिस गैस का रिलेटिव डेंसिटी या वेपर डेंसिटी निकालना है उसकी डेंसिटी किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे, और उसको डिवाइड कर देंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो ये तो बेसिक फार्मूला था। हमारे मोल कॉन्सेप्ट में ये सारे कभी डेंसिटी, कभी रिलेटिव डेंसिटी, कभी वेपर डेंसिटी, कभी स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग तरीके से मिलेंगे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी, और वेपर डेंसिटी क्या है, डेंसिटी ऑफ गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा टास्क है, देखना है हमको रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास जैसे किसी भी कोई भी गैस है तो उसका मॉलिक्यूलर मास m है, रिलेशन बिटवीन मॉलिक्यूलर मास m एंड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, और इसको हम देखेंगे Vd, कि कोई गैस है तो उसकी वेपर डेंसिटी और उसके मॉलिक्यूलर मास में कोई रिलेशन होता है कि नहीं होता है। अगर होता है तो वो क्या रिलेशन होता है, कौन सा इक्वेशन, कौन सा रिलेशन बनेगा किसी गैस के मॉलिक्यूलर मास और उसके वेपर डेंसिटी में। ठीक है, सपोज करिए हमने एक कंटेनर लिया जिसका वॉल्यूम V है
इसमें हमने कोई एक गैस रख दी जिसका मॉलिक्यूलर मास m है, सेम वॉल्यूम का एक दूसरा कंटेनर लिया और इसमें हमने हाइड्रोजन गैस रख दी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास आपको पता है 2 होता है, वॉल्यूम दोनों का सेम रखा, टेम्परेचर और प्रेशर भी दोनों का सेम रखा। ठीक है, तो यहां पे जो गैस है इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बेटा? मॉलिक्यूलर मास लिया है, चलो हमने मास नहीं लिया। ठीक है, इसको एक्चुअल में जो भी इसकी डेंसिटी है अभी हम कर देंगे। डेंसिटी इसकी क्या होगी? इसका मास अपॉन वॉल्यूम, और यहां पे डेंसिटी क्या होगी? मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक, अब हमको इनकी वेपर डेंसिटी निकालनी है। वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, तो इसका फार्मूला हमने क्या पढ़ा है कि डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस एट एनी टेम्परेचर एंड प्रेशर, और इसको डिवाइड करेंगे डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस, डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो हमारा बेसिक फार्मूला हो गया, और इसी फार्मूले पे हमको काम करके रिलेशन निकालना है। अब देखो, हमको टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है। ठीक है, तो अगर हम ये टेम्परेचर और प्रेशर STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें कि टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर ले लें, और इन दोनों का वॉल्यूम हम सेम कर दें, 22.4 लीटर कर दें, और इसका भी 22.4 लीटर कर दें, तो आपको पता है कि कोई भी गैस, कोई भी आइडियल गैस अगर STP की कंडीशन में रखी गई है और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर है, तो वो गैस 1 मोल होगी, वो गैस 1 मोल होगी, और इसका मास जो होगा इस गैस के मोलर मास के बराबर होगा, यानी कि m ग्राम होगा, और हाइड्रोजन के केस में ये 2 ग्राम होगा। फिर से एक बार सुन लो, आपको ये पता है ना बेटा कि कोई भी गैस अगर STP की कंडीशन में रखी गई है तो 1 मोल अगर वो गैस है तो उसका मास उसके मोलर मास के बराबर होगा, m ग्राम के बराबर होगा, और उसका वॉल्यूम 22.4 लीटर होगा। तो यही कंडीशन हमने करी कि इन दोनों गैस का चूंकि टेम्परेचर और प्रेशर सेम रखना है, तो हमने STP मान लिया, वॉल्यूम सेम रखना है तो 22.4 लीटर मान लिया, और जैसे ही 22.4 लीटर लिया, STP लिया, तो इनके मोल सेम हो जाएंगे, दोनों के मोल सेम हो जाएंगे। ठीक है, और मोल सेम होंगे तो गैस का मास इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर हो जाएगा। अब मान लो फर्स्ट गैस है, तो इस कंटेनर में कितने ग्राम गैस है? जितना कि इसका मॉलिक्यूलर मास है। इस कंटेनर में कितने ग्राम हाइड्रोजन है? 2 ग्राम, क्योंकि हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम है। ठीक है, तो अब आपको
इस गैस का मास पता चल गया m ग्राम और वॉल्यूम 22.4 लीटर। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास पता चल गया 2 ग्राम, वॉल्यूम 22.4 लीटर, और दोनों ही कंडीशन में टेम्परेचर और प्रेशर सेम है। तो वेपर डेंसिटी ऑफ गैस निकाल सकते हो। कैसे? वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस, और फर्स्ट गैस की डेंसिटी कैसे निकालते हैं? मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास उसके मोलर मास के बराबर होगा डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर हो जाएगा। और ये होता है डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस की डेंसिटी कैसे निकालेंगे? मास अपॉन वॉल्यूम। मास है 2, वॉल्यूम है 22.4, कैंसिल हो गया। तो वेपर डेंसिटी आ जाएगी मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2। तो अभी ये ध्यान रखना बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि किसी भी गैस की वेपर डेंसिटी मॉलिक्यूलर मास की हाफ होती है, या इसी को कह सकते हो कि मॉलिक्यूलर मास किसी गैस का वेपर डेंसिटी इनटू 2 होता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ वेपर डेंसिटी। अब इस पे आपसे ढेर सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं आपको सिंपल 1-2 क्वेश्चन करा देता हूं। जैसे सिंपल एक पूछ दूं कि कैलकुलेट द वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। सल्फर डाइऑक्साइड गैस की वेपर डेंसिटी बताओ। तो आपको ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ना है। कैलकुलेट वेपर डेंसिटी ऑफ SO2 गैस। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा कि वेपर डेंसिटी बराबर होता है मॉलिक्यूलर मास बाई 2। मॉलिक्यूलर मास निकालना आपको खूब आता है। SO2 का मॉलिक्यूलर मास समेशन ऑफ एटॉमिक मास, तो सल्फर का हो जाएगा 32 प्लस ऑक्सीजन का 16 इंटू 2, तो ये भी हो गया 32 यानी कि 64। तो SO2 का m कितना आ जाएगा? 64। तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 64/2 यानी कि 32। ये हो गया आंसर। मतलब क्या कि आपको वेपर डेंसिटी निकालनी है तो जितना भी गैस का मॉलिक्यूलर मास है उसे डिवाइड कर देंगे। जैसे मीथेन, मान लो कुछ फटाफट कर देते हैं, गैस मॉलिक्यूलर मास और वेपर डेंसिटी। जैसे हाइड्रोजन है तो मॉलिक्यूलर मास कितना होता है बेटा? 2, तो वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 1। नाइट्रोजन है, मॉलिक्यूलर मास 28, तो वेपर डेंसिटी 14। मीथेन CH4 कितना होता है बेटा? 16, ये हो जाएगा 8। ऑक्सीजन कितना होता है? 32, तो कितना हो जाएगा? 16। मतलब कि वेपर डेंसिटी आप किसी गैस का सिंपली उसके मॉलिक्यूलर मास में 2 से डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसमें कुछ मैथमेटिकल अप्रोच पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं कि इफ वेपर डेंसिटी ऑफ ए गैस इज 4 times that of ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन के बजाय आप मीथेन ले लो, that of मीथेन, then calculate molecular mass of unknown गैस। ठीक है, कह रहे हैं कि एक अननोन गैस है, मान लीजिए A है, और इसको कंपेयर कर रहे हैं किससे? CH4 से। तो कह रहे हैं कि जो अननोन गैस है इसकी वेपर डेंसिटी 4 गुनी है
मीथेन से X। ठीक है, अब मीथेन है बेटा, तो मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? CH4 मतलब 16, तो मीथेन की वेपर डेंसिटी कितनी हो जाएगी? 8। ठीक है, मीथेन की वेपर डेंसिटी कितनी हो गई? 8। और इस गैस की वेपर डेंसिटी कितनी है? मीथेन की वेपर डेंसिटी जितनी है उसकी 4 गुना, तो ये हो गया 8, तो कितना हो गया? 32। ठीक है, अब गैस A की वेपर डेंसिटी आप निकाल ली 32, तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा? वेपर डेंसिटी इंटू 2, यानी कि 32 इंटू 2 यानी कि 64। अब ये तो सिंपल क्वेश्चन था। हो सकता है कि आपसे कह दें कि बताओ इनमें से गैस कौन सी होगी? NH3, SO2, SO3, O3। तो आपको क्या करना है, आप इन गैस का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करोगे और देखोगे किसके केस में 64 आता है। जिसके केस में आएगा वही गैस हो जाएगा। जैसे इसका कैलकुलेट करो तो 17 प्लस 14 प्लस 3 कितना हो गया? 17, यानी कि ये नहीं है। SO2 32 प्लस 32 64, यानी कि गैस कौन सी है? SO2 गैस है। ठीक है बेटा, तो ये सब कुछ था वेपर डेंसिटी या रिलेटिव डेंसिटी से रिलेटेड पार्ट। अब इस पे भी आपको PDF नोट्स मिलेगा, आप उसको अपनी कॉपी पे नोट करेंगे। इसमें हमने ढेर सारे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, उसको सॉल्व करेंगे और जो भी डाउट आएगा वो हमसे आप पूछेंगे, बात करेंगे। थैंक यू।